हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ रुचिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन आइज की PT 365, जो कि हमारी यहाँ पे मार्च मंथ से मई मंथ के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है हमारी यहाँ पे। पॉलिटी की कंप्लीट हो गई, IR की कुछ टॉपिक कंप्लीट हुई है। आज हम लोग IR के ही अंदर जितने भी इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं उसको देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 4 अक्टूबर को होने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, फिर उसको हम लोग देखेंगे। कुछ न्यूज़ रहेंगे, कुछ प्लेसेस है जो कि न्यूज़ में रहेंगे, और कुछ अदर न्यूज़ भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल इवेंट में, तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन 75। तो ये है क्या, इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग डिटेल में देखने वाले। ओपन स्काईज ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, और इंडिया से इससे क्या रिलेशन है इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इसके बारे में भी देखेंगे। अभी हम लोग केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में देखे थे कल के लेसन में, तो आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में देखेंगे, NPT जिसको कहते हैं। तो इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया ने इसे साइन किया है, रेटिफाइड किया है कि नहीं, इंडिया का क्या स्टैंड है इसको लेकर, इसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आप लोग प्रीवियस लेसन देखें IR की, तो उससे रिलेटेड कुछ क्विज है जिसकी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो कोशिश कीजिएगा आंसर देने का, और नेक्स्ट लेसन में मैं उसके आंसर बता दूंगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आर्टिकल पे आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि हम लोग कौन से लेक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है, और इसकी हाइट यहाँ पे 4350 मीटर है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। सेकंड थिंग है कि LAC अगर देखें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो इसी लेक से होकर पास होती है। तो आपको बताना है कि इसमें से हम लोग किसके बारे में बात करें, यानी किस लेक के बारे में हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड है कि सैरिन है क्या, इसके बारे में बताना है। कुछ भी बताऊंगी तो आपको यहाँ पे हिंट मिल जाएगा, तो बेटर है कि आप लोग खुद से ही इसका आंसर दीजिए। थर्ड है कि दोहा डिक्लेरेशन का क्या मीनिंग है, इसके बारे में आपको बताइएगा कि दोहा डिक्लेरेशन से कौन सी यहाँ पे एग्रीमेंट निकल कर आई, इस क्या ट्रीटी था यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ है कि आपको हेडक्वार्टर बताना है, क्योंकि हम लोग 3 बैंक के बारे में डिस्कस किए थे। एशियान डेवलपमेंट बैंक, AIIB बैंक, ओह सॉरी यहाँ पे डबल ए हो गया, नो इट्स नॉट डबल ए, AIIB, ठीक है, ये आपको बताना है। थर्ड इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इन तीनों बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप लोग बता सकते हो तो ये भी बताइएगा कि इंडिया का क्या शेयर है तीनों में, यानी कि किस नंबर पर इंडिया की शेयरिंग जो है वो आती है। तो बेसिक सी क्वेश्चन पूछी हूँ, इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल इवेंट से। यहाँ पे पहली टॉपिक हमारी है यूनाइटेड नेशन 75। सो ये है क्या, यूनाइटेड नेशन 75 एक तरीके का इनिशिएटिव है जो कि रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट 3 मंथ जो ग्लोबल डायलॉग का है उसका टाइटल है यहाँ पे रिजॉल्व टू कंबाइन आवर एफर्ट्स। इसका फर्स्ट 3 मंथ का फाइंडिंग क्या निकल कर आया है वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन 75 इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो देख लेते हैं 75, यानी कहने का मतलब है कि 75th एनिवर्सरी होने वाली है 2020 में यूनाइटेड नेशन का, जिसके द्वारा ये एक बहुत ही ज़्यादा, आप लोग देखोगे कि यूनाइटेड नेशन को जो लॉन्च किया गया था लार्ज नंबर पे और इंक्लूसिव कन्वर्सेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसका रोल है कि ग्लोबल कॉपरेशन लेकर आना, यानी कि हमारे जो आगे आने वाले दिनों में जो फ्यूचर है उसको हम लोग कैसा चाहते हैं उसको बनाना है, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड नेशन 75 इसका नाम रखे हैं, ठीक है। एनीवन कैन ज्वाइन द कन्वर्सेशन, यानी कि इस कन्वर्सेशन में कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी 193 यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट है उनमें से कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए दोनों मोड है, यानी कि ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल डायलॉग जैसे भी ज्वाइन करना है वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्मल कहने का मतलब है कि पहले से आपका सेट होता है एक मीटिंग, जो फॉर्मल मीटिंग कहते हैं। कहने का मतलब है कि इससे मीटिंग से पहले एजेंडा सेट हो जाती है कि किस किस पॉइंट पे यहाँ पे बात करना है। लेकिन इनफॉर्मल डायलॉग कहने का मतलब है कि कोई भी एजेंडा पहले सेट नहीं होता है, एक साथ ऐसे मिलते हैं ये लोग, और जो भी इनको लगता है कि इंपॉर्टेंट इशू है उसके ऊपर बात करनी चाहिए तो वो यहाँ पे बात करते हैं जब मीटिंग होती है, जो ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन 75 के बारे में देखें तो यहाँ पे 3 बहुत बड़ी क्वेश्चन अराइज होकर आई है। सबसे पहला है कि फ्यूचर के लिए क्या, किस तरीके का फ्यूचर हम लोग चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्रिएट कर सके। सेकंड है कि हम लोग क्या उस ट्रैक पे है कि नहीं। थर्ड है कि क्या एक्शन हम लोग को लेना चाहिए, जो कि यहाँ पे गैप, यानी कि आज के डेट में और जैसा हम लोग फ्यूचर चाहते हैं उसके बीच में जो गैप है उसको हम लोग फिल कर सकते हैं कि नहीं। साथ ही यहाँ पे 3 कंपोनेंट है जिस पे ध्यान देना है कि लोगों को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो एक कंट्री में ही क्यों ना हो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड बेसिस पे ही क्यों ना हो, लोगों को कनेक्ट करना है।
सेकंड है कि उनके वॉइस को यहाँ पे एम्पलीफाई करना है जिससे कि एक ओपन चैनल बन सके, यानी कि लोगों को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देना है जिससे कि लोग अपनी ओपिनियन को रख सके, लोगों को क्या लगता है कि किस तरीके से हमारी फ्यूचर्स को बिल्ड करना ज़रूरी है, तो वो अपनी ओपिनियन रख सके। उनका जो है यहाँ पे ओपिनियन, थॉट, इनोवेशन, ये सारी चीज़ों को मैटर करना चाहिए। साथ ही इंस्पायर एक्शन, ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले दिनों में भी और जितने यूथ आएंगे या फिर जितने पॉपुलेशन रहेंगे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेक होल्डर्स है, सबको यहाँ पे इंस्पायर कर सके। तो इस 3 कंपोनेंट पे यहाँ पे काम किया जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इन ओपन स्काईज ट्रीटी। देखिए ये सारे टॉपिक्स जो है ना हम लोग जो मंथली मैगजीन में डिस्कस करते हैं वो बहुत ही डेप्थ में करते हैं, बट ये जो आपकी सप्लीमेंट्री मैगजीन निकाली जा रही है इट्स जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप लोग इस बार प्रीलिम्स देना चाह रहे हो तो आप लोग को इस तरीके का शॉर्ट आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में आप लोग को कितने डेटाज को बस याद रखना है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको इंक्लूड किया गया है हर एक टॉपिक के अंदर। तो मार्च से लेकर मई तक में 3 महीने में जो जो टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बस हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं इन अ शॉर्ट मैनर। ठीक है, ओपन स्काईज ट्रीटी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली यूएस के द्वारा ये अनाउंस किया गया ना कि वो अब ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकलेंगे, और ये कहते हुए रीज़न उनके द्वारा ये दिया गया है कि जो रशिया है वो यहाँ पे इस ट्रीटी के जितने भी नॉर्म्स थे वो कंटिन्यूसली वो यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं, वो इस नॉर्म्स को लेकर चल ही नहीं रहे हैं। तो इससे गुस्सा होकर यूएस के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो बात तो जो भी रहे, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस ओपन स्काई ट्रीटी। तो ओपन स्काईज ट्रीटी की बात करें तो एक तरीके का एग्रीमेंट है जिसमें कि हर एक स्टेट पार्टी को यहाँ पे परमिट दिया जाता है कि वो शॉर्ट नोटिस अनआर्म्ड रिकन्साइंसेस जो फ्लाइट है ना वो यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के टेरिटरी में। जैसे कि यहाँ पे इंडिया और रशिया है, तो अगर इंडिया को यहाँ पे रशिया की स्काई से होकर कोई भी यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिस का या फिर अनआर्म्ड जो फ्लाइट वगैरह है अगर उसको फ्लाई कराना है तो हमें जो है रशिया के साथ इस तरीके का ओपन स्काई ट्रीटी करना होगा, तब हमारी तरफ से इस तरीके की कोई भी फ़्लाइट जो है ना वो रशिया से क्रॉस होकर जा सकते हैं। या फिर सेम वैसे ही है कि रशिया भी अगर हमारे साथ इस तरीके की ट्रीटी करते हैं तो रशिया की जितनी भी इस तरीके की फ़्लाइट होगी वो हमारे स्काई से होकर आराम से जा सकते हैं। साथ ही साथ इससे क्या होता है ना कि मिलिट्री फोर्सेस का और जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ का जो भी यहाँ पे डेटा है उसको कलेक्ट किया जा सकता है। इसका एम यही है कि एक फैमिलियरिटी लेकर आना, यानी कि फैमिलियर होना एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ, साथ ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि एक दूसरे कंट्रीज़ के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का आप लोग जो है ना, जैसे मान लीजिए कि हम और इंडिया और रशिया के बीच में इस तरीके का ओपन स्काई ट्रीटी है, तो हमारे बीच में क्या है कि कॉन्फिडेंस रहेगा। कुछ भी अगर मिलिट्री एक्टिविटीज़ हमारी तरफ से की जाएगी तो रशिया भी उसके डेटा को कलेक्ट कर सकती है, या फिर रशिया की तरफ से कोई भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ की जाएगी तो इंडिया भी उसके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि एक हमारे बीच में एक फैमिली बिहेवियर बन जाता है, साथ ही साथ हम लोग जो है एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस को बिल्ड भी कर पाते हैं। आज की डेट में आप देखोगे कि यहाँ पे इसको साइन कब किया गया था, तो 1992 में इसको साइन किया गया था, और इफेक्ट में यानी कि काम कब से स्टार्ट हो गया था ओपन स्काईज ट्रीटी का, तो 2002 से हो गया था। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो 34 स्टेट ऐसे हैं जो कि इस ट्रीटी के पार्ट है। साथ ही यहाँ पे 35th स्टेट की बात करें तो ये किर्गिस्तान है जिनके द्वारा साइन किया गया, बट अभी तक रेटिफाइड नहीं किया गया है। व्हाट द रेटिफाई मीनिंग, तो रेटिफाई का मतलब ही यही होता है कि जैसे कि वो यहाँ पे ओपन स्काईज ट्रीटी को अगर साइन कर लिए, इट मीन्स कि वो यहाँ के नॉर्म से वो सहमत है, बट अपने कंट्री में वो अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। तो मेजोरिटी जो भी मेंबर है जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, यूरोपियन नेशंस है जैसे कि यूएसए हो गए, यूके, रशिया, टर्की, तो ये सब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसके इसके पार्टी है। इंडिया और चाइना का बात करें तो इंडिया और चाइना जो है इस ट्रीटी के मेंबर नहीं हैं। तो मेनली आप लोग को पता होना चाहिए इंडिया के बारे में, अपने कंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग किस किस ट्रीटी से जो है यहाँ पे नाता रिश्ता रखते हैं, किस ट्रीटी को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ओपन स्काईज ट्रीटीज़ जो है ना हम लोग किसी के साथ भी नहीं, हम लोग यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं किए, जैसे कि ना हम लोग को किसी के मिलिट्री एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग को खबर इस तरीके से रखना नहीं। हम चाहते कि हमारी मिलिट्री एक्टिविटीज़ के बारे में कोई भी कंट्री जो है खबर रखे। ओके, चाइना के बारे में भी सॉरी चाइना के बारे में भी याद रखिएगा कि वो भी इस ट्रीटी के मेंबर नहीं है। स्टेट पार्टी की अगर इसकी अगर बात करें तो वो यहाँ पे मेंबर टेरिटरीज़ को अलाउ करते कि ओवरफ्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ ओपन स्काईज कंसल्टेटिव कमीशंस है जिसमें कि सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे यहाँ पे ओपन स्काईज ट्रीटी को जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओपन स्काईज ट्रीटी। 2-3 पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि इसमें हम और चाइना नहीं है बिल्कुल से। साथ ही इसका मेन मुद्दा क्या है, अभी रिसेंटली 35th कौन से यहाँ पे कंट्री है जो कि ज्वाइन हुए, 34 स्टेट है, 35th अब टोटल हो चुके हैं, तो इसका क्या मेनली फंडा है ये ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मार्च 26 को यहाँ पे आपका सेलिब्रेट किया गया था 45th एनिवर्सरी, जो कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के लिए
बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की बात करें तो ये फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जो कि यहाँ पे बैन करती है कि किसी भी तरीके का जो है आपको वेपन ऐसा आपका जो है वेपन यानी कि जो बम बारूद तोप वगैरह जो भी होते हैं जिससे कि मास डिस्ट्रक्शन हो सके, मास नंबर पे लोगों की जो है क्षति हो सके, वैसी चीज़ों को ना डेवलप करना है, ना प्रोड्यूस करना है, ना उसके किसी भी इंटायर कैटेगरी में से किसी का भी आपको स्टॉक करके नहीं रखना है। इस कन्वेंशन के अंदर ये बातें रखी गई है। इसमें देखिए फोर्स में कब से आया है तो 26 मार्च 1975 से। आज की डेट में 183 यहाँ पे स्टेट पार्टीज़ हैं। इंडिया के द्वारा भी ये कन्वेंशन साइन किया गया था 1973 में और रेटिफाई किया गया था 1974 में। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे पहले ओपन स्काईज ट्रीटी थी जिसमें कि इंडिया ने ना ही साइन किया ना ही रेटिफाई किया, लेकिन बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, क्योंकि आपको इंडिया के बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि हम लोग इस चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, ना अपने कंट्री में इस चीज़ों को डेवलप करने में बिलीव करते, लेकिन हाँ हमारे पास इतने न्यूक्लियर कैपेबल है हम लोग कि अगर आज की डेट में कोई भी कंट्री हमारे यहाँ अगर अटैक करते हैं तो हम लोग रिटेलिएट करने पे अटैक ज़रूर करेंगे, यानी कि हम लोग उनको जवाबदेही पर अटैक ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टॉक पाइलिंग करके रखते हैं, इसके डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं, नो, ये सारा काम हम लोग नहीं करते। और ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी हम लोग पीस, शांति, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपनी कंट्री के बारे में जानने का कोशिश करोगे ना तो आप लोग को चीज़ें याद होगी, रटने का ज़रूरत नहीं है। बात ये है ना कि बेसिक चीज़ें समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग ही पूछते हैं कि मैम कितने कन्वेंशन के बारे में याद रखें कि इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है, तो मैं इसके बारे में यही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग को क्या यहाँ पे करने की ज़रूरत है कि इंडिया के नेचर के बारे में समझिए कि हमारे कंट्री का नेचर क्या है, हमारी कंट्री की बेसिक फिलॉसफी क्या है, हम लोग किस चीज़ों के ऊपर रहते हैं, किस चीज़ों को नहीं मानते। तो इससे आप लोग समझ जाओगे कि इस कन्वेंशन का पार्ट हो सकता है कि नहीं इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ के आप लोग, हम लोग वेपन के अगेंस्ट में ऑलरेडी है तो इसलिए हम लोग इसको साइन किए हैं। अब बैन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन बैन के बारे में। यहाँ पे क्या है ना कि जो भी आपका बायोलॉजिकल एजेंट है या फिर कोई टॉक्सिन है किसी भी तरीके का किसी भी क्वांटिटी में, तो उसको ना ही डेवलप करना है, ना स्टॉक करके रखना है, ना कहीं से एक्वायर करना है, दूसरे कंट्री से भी एक्वायर नहीं करना है, ना ही इसका प्रोडक्शन करना है। तो ये सारी चीज़ों को रोका जाता है। साथ ही वेपन है, इक्विपमेंट है और डिलीवरी व्हीकल है जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि टॉक्सिन हो, ओके, कहीं भी अगर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है तो इस तरीके का व्हीकल को ले जा सके, वहाँ पर टॉक्सिन हो सके, तो ये सारी चीज़ों को भी रोकने का है। साथ ही यहाँ पे जितने भी एजेंट है, टॉक्सिन है, वेपन्स है, तो उनको भी ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसको भी यहाँ पे रोकना है। अगर बायोलॉजिकल कन्वेंशन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजिकल और जो टॉक्सिन वेपन है उसके इस्तेमाल को बैन नहीं किया गया, बट इसको फिर रीअफर्म किया गया था 1925 के जेनेवा प्रोटोकॉल में, जिसमें कि इसके इस्तेमाल को भी यहाँ पे बैन कर दिया गया है। साथ ही आप लोग देखोगे कि बायो डिफेंस जो प्रोग्राम है ना, इसको यहाँ पे बैन नहीं किया गया है। बायो डिफेंस प्रोग्राम एक अलग तरीके का प्रोग्राम होता है जिसमें कि आपका एक सेफ्टी मेजर्स लेके चला जाता है कि ऐसे लोगों को जो है ना मास नंबर पर डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ये है क्या, रिसेंटली क्या है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है ना, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो 50 एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की जा रही है, यानी कि 50 साल पूरे हो गए। ये कब आया था फोर्स में, तो 1970 में आया था, एंड टुडे इज इन वी आर इन 2020। तो ये आपका क्या हो गया कि 50 ईयर्स जो है ये कंप्लीट कर चुका है एनपीटी। तो इंपॉर्टेंट हो गया, अगेन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि न्यूक्लियर वेपन का जो यहाँ पे आपका स्प्रेड हो रहा है, वेपन टेक्नोलॉजी का जो स्प्रेड हो रहा है उसको रोकना है, किसी भी तरीके का आपका हथियार वगैरह को स्प्रेड नहीं करना है। साथ ही यहाँ पे क्या है ना कि कॉपरेशन को यहाँ पे प्रमोट करना है कि पीसफुल यूज़ हो सके, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल हो लेकिन शांतिपूर्वक उसका इस्तेमाल हो। साथ ही फर्दर यहाँ पे गोल यही है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को यहाँ पे आपका अचीव करना है, गोल अचीव करना है, और एक जनरल या फिर कंप्लीट डिसआर्मामेंट हो। डिसआर्मामेंट कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया गया था, ठीक है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन बहुत सारे कैटेगरी में भी हैं, लेकिन अब क्या है कि अगर हम लोग एनपीटी को साइन कर लेते हैं तो हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन है ना, तो हमें धीरे धीरे करके सबको डिस्ट्रॉय करना होगा, ख़त्म करना होगा हमारे पास जितने भी स्टॉक है। उसके बाद जब पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो ना हम लोग आगे इसको प्रोड्यूस कर सकते, ना ही हम लोग इसको डेवलप कर सकते, ना ही हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते, ना ही इसको ट्रांसफ़र कर सकते, ओके। तो कुछ भी तरीके का काम नहीं कर सकते। तो कंप्लीट यहाँ पर डिसआर्मामेंट करना होता है, यानी कि कंप्लीट हमारे पास किसी भी तरीके का हथियार है तो हमें इसको जो है ना पूरी तरीके से ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फंडा समझ गए। नेक्स्ट है कि इस ट्रीटी में ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि सिर्फ ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट है। कहने का मतलब है कि अगर इस एनपीटी के ट्रीटी से अगर हम लोग जुड़ जाते हैं तो कहने का मतलब है कि हमें इसके जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, इसका जितना भी नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन है, सब फॉलो करना होगा।
ओके। और साथ ही साथ इस ट्रीटी में आप देखोगे न्यूक्लियर वेपन स्टेट को यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जिनमें न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस को बनाया जाता है और टेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोग नॉर्थ कोरिया में ही देख सकते हो कि आए दिन जो है वहाँ के जो वहाँ के आपके मोनार्की है वो क्या करते हैं ना कि उनका जितना भी रेवेन्यू है उसका 70 to 80% वो सिर्फ बम बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो वो आए दिन बनाते हैं, आए दिन वो टेस्ट भी करते हैं। हमेशा न्यूज़ में आप देखते होंगे वो जो है एकदम गोलू मोलू सा टेडी बियर टाइप, ठीक है किम जोंग योंग, तो उनके बारे में आप लोग भी पढ़ते होंगे। तो वो क्या है कि एनपीटी के वो पार्ट नहीं है। नॉर्थ कोरिया कभी भी ऐसे ऐसे कोई भी ट्रीटी का नॉर्थ कोरिया कभी भी हिस्सा नहीं होता है ना जहाँ पे उनको न्यूक्लियर वेपन, ये सारे जो बायोलॉजिकल वेपन हो या केमिकल वेपन हो उसको डिस्ट्रॉय करने का बात हो, तो उसमें नॉर्थ कोरिया नहीं होते क्योंकि वो पूरे इसी के ऊपर वो जीते ही है। तो ये चीज़ें इस तरीके से डिफाइन किया गया है। साथ ही यहाँ पे जिनके पास भी इस तरीके का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस वो बनाते हैं और टेस्ट करते थे 1 जनवरी 1967 के तहत, तो इससे पहले जो भी करते थे उनको यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहा जाता है। तो ये कौन कौन से स्टेट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट है, रशिया है, यूके है, फ्रांस, चाइना। तो ये सारे कंट्रीज है जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। बट 4 अदर स्टेट है जिनको यहाँ पे कहा जाता है कि वो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन रखते भी है और इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमारा नाम सबसे पहले आता है पाकिस्तान है, इजराइल है और नॉर्थ कोरिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैं जस्ट इससे पहले कही कि हम लोग कभी भी वेपन को प्रमोट नहीं करते हैं, मास डिस्ट्रक्शन को हम लोग कभी प्रमोट नहीं करते, शांति को हम लोग प्रमोट करते, तो ये कैसे हो गया कि एनपीटी का हम लोग पार्ट नहीं है, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे कन्वेंशन जो कि बायोलॉजिकल कन्वेंशन था, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, तो उसमें ये था कि जो वेपन वगैरह है ना उसको रखेंगे नहीं हम लोग, उसको स्टॉक पाइलिंग नहीं करेंगे, उसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे, मास डिस्ट्रक्शन के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम लोग प्रोहिबिट करेंगे। तो हम लोग का मेन पर्पज़ क्या है ना कि हम लोग मास डिस्ट्रक्शन के लिए जो भी वेपन व हथियार वगैरह होते हैं तो उसको हम लोग सच में प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोग ध्यान रखिए कि अभी भी आप लोग देखते रहते हो कि हमारे दोनों तरफ इतने प्यारे पड़ोसी है, एक तरफ आपको पाकिस्तान देखने को मिलता है और एक तरफ चाइना देखने को मिलता है। चाइना के हरकत से तो आप लोग अभी तक रूबरू हो चुके होंगे। एक तो डोकलाम वाला सेक्टर जो लास्ट ईयर हमारा डोकलाम पे ही पूरा साल बीत गया। अभी जो हमारा साल बीत रहा है वो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि लद्दाख में जो गालवन वैली है उसमें किस तरीके का इनका रवैया रहा है, और पाकिस्तान का तो कहना ही नहीं कितना बमबारी ये लोग करते हैं। तो हमारे आसपास जब ऐसे पड़ोसी रहते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम लोग भी थोड़ा अलर्ट रहे। कैसे रह सकते हैं, मान लीजिए कि कल को यहाँ पे पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर दे, चाइना हमारे ऊपर हमला कर दे, तो क्या हम लोग बैठ के जो है हमारे इंडियंस को मरते हुए देखेंगे? नहीं ना। हमारे पास भी कुछ तो ऐसा पावर होना चाहिए ना जिससे कि हम लोग भी इस तरीके का रिटेलिएट कर सके, उनको जवाब दे सके, या फिर हमारे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान और चाइना ये सोचे ना कि वो हमारे ऊपर अगर आक्रमण करेंगे, इस तरीके का जो है कोई भी तरीके का अटैक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे वेल्ले नहीं है, हमारे पास भी चीज़ें हैं, हम भी जो है वापस से यहाँ पे जवाब दे सकते हैं, उनके भी सैनिकों को, उनके भी लोगों को मार गिरा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारा इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एनपीटी को ज्वाइन नहीं करते। एनपीटी को ज्वाइन नहीं करने का बस एक ही मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए कि एक यहाँ पे ट्रीटी क्या है कि डिसआर्मामेंट करना है, एक तो जनरल और कंप्लीट डिसआर्मामेंट करना है, और सेकंड यहाँ पे इस ट्रीटी में देखने को मिलता है कि ये बाइंडिंग कमिटमेंट है, यानी कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है तो एक समय के बाद हमें क्या करना होगा कि उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। हम लोग अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो पाकिस्तान और चाइना को इस तरीके से उनको एक और स्टेप मिल जाएगा कि इंडिया के पास तो अब किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन होगा तो उनके ऊपर अटैक करना बहुत ही ईजी है। चाइना यहाँ पे चाहता है कि हमारा कुछ एरिया वो कब्जा कर ले, पाकिस्तान की तो क्या मंशा है नोबडी नोज़ की, वो तो उनको तो अच्छा लगता है हमारे यहाँ के सैनिकों को शहीद कर देना, तो वो ऐसा करते हैं। तो हम लोग, आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग एनपीटी को ज्वाइन कर सकते हैं क्या इतने डेंजर सिचुएशन में भी? आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आज तक भी हमारे और पाकिस्तान के रिलेशन सही नहीं हुई। हमारे चाइना के रिलेशन कहने के लिए अच्छा है, बट इंटरनल आप देखते हो कि चाइना कहीं ना कहीं से हमें हमेशा जो है परेशान करने में ही लगा रहता है। तो अगर हमारे पड़ोसी इतने अच्छे हैं तो क्या हम लोग इतने सीधे बन के बैठे रहेंगे कि हम लोग एनपीटी साइन कर ले और हमारे यहाँ किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन नहीं हो? तो इट्स अ बिग नो, ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपनी कंट्री की सिक्योरिटी, हमें अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई हम लोग इस कमिटमेंट पे चलते हैं, और यहाँ पे जो है ना हम लोग एनपीटी को इसलिए कभी भी साइन करने के लिए कभी राज़ी नहीं होते हैं, ठीक है, फाइन हो। मैं इतना इसलिए समझाई क्योंकि आपको ना लगे कि मैं अपनी ही बातों पे पहले कुछ और बोल रही थी अभी कुछ और हो गया। नहीं, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। अगेन मैं वही बोलूँगी, जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है प्लीज़ डोंट कंफ्यूज कि इंडिया किसका पार्ट है किसका पार्ट नहीं है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन अराइज होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी बॉडी से तो एक पॉइंट आपका, एक स्टेटमेंट ये ज़रूर रहता है कि इंडिया उस कन्वेंशन का पार्ट है कि नहीं। सो यू शुड नो एट दैट टाइम। और उस समय क्या होगा ना कि आपको अगर याद नहीं आ रहा होगा तो इस तरीके की स्टोरीज़ ही एग्जाम
एग्ज़ाम टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी कि आप वहाँ पे जो है समझ सको, सोच सको, और आप जो है इस चीज़ को, मेरी बातों को जो है कह सकते हैं कि आप लोग उसको याद करो कि मैंने क्या कहा था या फिर आपने क्या पढ़ा था कहीं। तो उस तरीके से क्या होता है ना कि एक दूसरे से लिंक करके ही आप लोग वहाँ पे स्टेटमेंट को जो है करेक्ट इनकरेक्ट कर सकते हो। सारे कंट्रीज़ है एक्सेप्ट इस 4 कंट्री के, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, जो कि एनपीटी के आज के डेट में मेंबर हैं। एनपीटी का एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस भी होता है जो कि हर एक 5 साल में होता है, जिसमें कि जो इस ट्रीटी का ऑपरेशन है उसको देखा जाता है और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले दिनों में इस ट्रीटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ना हर बार इस ट्रीटी को ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, और ऑन द बेसिस कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज़ का भी ग्रुपिंग चलता है। हमारे द्वारा ये भी स्टेटमेंट रखा जाता है, हम लोग ऐसे खुल के तो कभी भी आप लोग देखोगे कि इंडिया के द्वारा खुल के कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि हम लोग जो है न्यूक्लियर वेपन रखते हैं क्योंकि हमें चाइना से डर है, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है, तो हम लोग ऐसा वर्ल्ड लेवल पे कभी बोल नहीं सकते। तो इसीलिए हमें जो यहाँ पे रीज़न देना होता है, हम लोग यही रीज़न देते हैं कि कंट्रीज़ की ग्रुपिंग चलती है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, कुछ कंट्रीज़ के पास यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन है बट वो इस ट्रीटी के पार्ट होते हुए भी वो न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करते हैं, रखते हैं, अभी तक वो पूरी तरीके से जो है ना डिस्ट्रॉय नहीं किया है। तो ये सारी रीज़न देकर हम लोग निपटते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो भी यहाँ पे आपका टॉपिक न्यूज़ में रहा है 3 महीने में, तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं। सबसे पहला है कि ड्राफ्ट किया जा रहा है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर DPP 2020। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020। तो ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। ये जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, इसमें सारे कैपिटल एक्विजिशंस जो भी यहाँ पे आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लिया जाता है और सर्विस हेडक्वार्टर के द्वारा, तो इसको कवर किया जाएगा, और हमारे यहाँ के यानी कि इंडिजिनियस सोर्सेज से भी, और जो हम लोग एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करते हैं उससे भी, मेडिकल इक्विपमेंट को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। इसको सुपरसीड कब से किया जाएगा, तो ये आपका 2016 से ही है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में, जिसमें कि यहाँ पे रखा गया था कि जो भी स्ट्रक्चर प्रोसीजर है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोबिटी ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो स्ट्रक्चर प्रोसीजर है उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा जितने भी मिलिट्री हार्डवेयर है उनके प्रोक्योरमेंट से, जो कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए चाहिए, और ये भी टाइम बाउंड मैनर में। यानी कि एक टाइम बाउंड मैनर में अगर हम लोग देखें तो आर्म्ड फोर्सेस की जो भी यहाँ पे मिलिट्री हार्डवेयर है उसको प्रोक्योरमेंट करने के लिए यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अभी जो 2020 के नया लाया गया है उसमें क्या क्या फीचर्स है ये देख लेते हैं। सबसे पहला है कि हमारे यहाँ का कंटेंट है, यानी कि इंडिजिनियस कंटेंट है रेडियो हाइट, यानी कि यहाँ पे कुछ प्रपोजल्स लाया गया है जिसके थ्रू हम लोग इंडिजिनियस कंटेंट जो है ना उसको यहाँ पे हम लोग बढ़ा सकते हैं बहुत सारे कैटेगरी में, जो कि प्रोक्योरमेंट का है। और 10% ये 10% होगा जिसमें कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव होगी, यानी कि अब जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी चीज़ें डिफेंस में भी इंक्लूड करेंगे, तो हमारे यहाँ जो आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कहा जा रहा है कि हम लोग अपने कंट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शंस को बढ़ाएं, मेक इन इंडिया को बढ़ाएं, तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। 10% तक मेक इन इंडिया के तहत जो है हम लोग यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करेंगे। न्यू कैटेगरी बाई होगा, यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया होगा, और न्यू जो कैटेगरी बाई है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी मिनिमम 50% की हम लोग अपने ही कंट्री के जो भी बनी हुई चीज़ें हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे 50% तक जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लीजिंग इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि न्यू कैटेगरी रखा गया है कि इसमें हम लोग जो एग्जिस्टिंग बाई और मेक कैटेगरी है उसमें रखा गया है कि हम लोग एक्वायर करेंगे, और ये सब्स्टिट्यूट होगा ह्यूज इनिशियल जो कैपिटल आउटले है उसमें भी ये देखा जाएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग इन्हांसमेंट देखें कि हमारे यहाँ की जो इंडिजिनस कंटेंट है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो कैटेगरी आप लोग देख सकते हो DPP 2016 का है, और अभी 2020 में क्या प्रपोज किया गया है। तो बाई यानी कि कितना हम लोग खरीदेंगे, तो मिनिमम 40% पहला था, लेकिन अब इसको 10% बढ़ा दिया गया, तो मिनिमम 50% हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे। बाई अगर इंडियन की बात करें तो मिनिमम 40% था, तो यहाँ पे 40% है, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे 60% भी है। बाई एंड मेक यानी कि खरीदना भी है और बनाना भी है इंडिया में, तो 50% बनाना था, अभी भी वही है कि हम लोग यहाँ पे 50% ही बनाएंगे। बाई एंड मेक देखें तो अब यहाँ पे हमारा आ गया है कि अब हम लोग क्या है कि बाई एंड मेक में जो है 50% तक मेक करेंगे। बाई अगर हम लोग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स का देखें तो अब यहाँ पे है कि मिनिमम 50% तक हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे ग्लोबल लेवल के लिए। बाई ग्लोबल की बात करें तो यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या है कि मिनिमम 30% तक जो है इंडियन वेंडर्स है जो कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे ग्लोबल पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट आते हैं डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो ये है क्या, अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये अप्रूव किया गया कि
कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को लॉन्च करेंगे, जिसमें कि आउटले कितना है तो 400 करोड़ है, जिसके थ्रू टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये है क्या डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारे यहाँ का जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको हम लोग प्रमोट करेंगे और स्पेशल फोकस होगा कि हम लोग MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का पार्टिसिपेशन और स्टार्टअप के पार्टिसिपेशन से ही हम लोग अपने यहाँ के जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। इस प्रोजेक्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 75% जो गवर्नमेंट की फंडिंग है वो यहाँ पे ग्रांट इन एड के फॉर्म में दिया जाएगा और रिमेनिंग जो 25% कॉस्ट है वो यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल से ही निकल कर आएगा, जिसमें कि आपके इंडियन प्राइवेट एंटिटीज़ होंगे और स्टेट गवर्नमेंट होंगे कि अगर उनको यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करनी है तो वो बेशक कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी होंगे तो ओनली किस किस फील्ड से होंगे, तो इंडस्ट्री के फील्ड से, इंडस्ट्री एसोसिएशन के फील्ड से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के फील्ड से होंगे और जिसको रजिस्टर किया जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कि कैसे स्टैट्यूटरी क्लियरेंस यहाँ पे ऑब्टेन करना है जो कि हम लोग वेपन को टेस्ट कर सके, और साथ ही ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये हमारे यहाँ के जितने भी सारे एसेट है उसको मेंटेन करेंगे, ऑपरेट करेंगे इस स्कीम के तहत। वही अगर मेजोरिटी देखें कि जो टेस्ट फैसिलिटीज़ है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आएगा, एक तो यहाँ पे तमिलनाडु में है और दूसरा यहाँ पे आपका यूपी में है। तो ये जो स्कीम है ये लिमिटेड नहीं होगा कि टेस्ट फैसिलिटी को सिर्फ यहाँ पे आपका DIC में ही सिर्फ यहाँ पे यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही इसको सेटअप करना है, ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है। इसको और भी आगे आने वाले दिनों में इसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है सेकेतकर कमेटी की जो यहाँ पे 3 रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया है और इम्प्लीमेंट भी किया गया है जो कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और BRO की बात नहीं करें ये तो इम्पॉसिबल है, तो यू शुड नो अबाउट द BRO ऑर्गेनाइजेशन। ये है बेल्ट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ऑपरेशन 1960 में स्टार्ट हुई थी। ये लीडिंग रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जिसके किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इनका प्राइमरी रोल है कि यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बॉर्डर एरिया में प्रोवाइड करना, साथ ही यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना और मेंटेन करना, साथ ही यहाँ पे नॉर्दर्न और जो वेस्टर्न फ्रंटियर है उसके साथ। BRO की बात करें तो यहाँ पे जो है रोड को कंस्ट्रक्ट करना है फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे कि भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान है। तो ये ध्यान रखिएगा हमारे कंट्री के साथ साथ जो है इनके द्वारा यहाँ पे रोड भी कंस्ट्रक्ट किया गया जो कि भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान भी है। अब यहाँ पे 3 इनके रिकमेंडेशन देख लेते हैं सेकेतकर कमेटी की जिसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो सबसे पहला है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको आउटसोर्सिंग करना, यानी कि जो यहाँ पे कैपेसिटी है बॉर्डर रोड इन ऑर्गेनाइजेशन के, इनकी कैपेसिटी से बाहर जाकर भी यहाँ पे काम करना है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड है जो कि यहाँ पे मैंडेटरी बनाया गया है और सारे वर्क्स को सारे कामों को जिसकी कॉस्टिंग यहाँ पे 100 करोड़ से भी ज़्यादा है उसको एग्जीक्यूट करना है। साथ ही इंट्रोडक्शन करना है जो मॉडर्न यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्लांट है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, तो यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट पावर है ना उसको यहाँ पे बढ़ा के हम लोग को और भी ज़्यादा मॉडर्न कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि एकदम अप टू द मार्क यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्लांट बनाना है। इक्विपमेंट और जो मशीनरी है उसको सही तरीके से लेकर आना है। लैंड एक्विजिशन और सारे स्टैट्यूटरी अगर क्लियरेंस की बात करें जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बात है तो उसको भी यहाँ पे जो है ना अप्रूवल का ही पार्ट बनाना है कि डिटेल प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट होता है उसी में यहाँ पे डिटेल आपका अप्रूवल मिलना चाहिए। तो ये 3 यहाँ पे आपका बात है जिसको कि यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन जो है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया। बट डिटेल में समझते कि सेकेतकर कमेटी के बारे में और क्या क्या बातें की गई है। सबसे पहला है कि इसको जो बनाया गया था एक मेजर्स के लिए कि कैसे हम लोग अपने कैपेबिलिटी को कॉम्बैट कर सके और इसको बढ़ाना भी है। फिर जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है जो कि रीबैलेंस हो चुका है उसको कैसे हम लोग को यहाँ पे मेंटेन करना है। जैसे कि डिफेंस एक्सपेंडिचर हम लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे खर्च कर लेते हैं तो उसको हम लोग को कैसे कम करना है, कैसे यहाँ पे बैलेंस करके चलना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में सेकेतकर कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन भी दिया गया था। इनका जो रिपोर्ट है वो 2016 में सबमिट किया गया था। इसकी अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो डिफेंस बजट जो है वो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2.5 से 3% होना चाहिए हमारे GDP का। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे कि 0 पॉइंट समथिंग है यहाँ पे हमारे GDP का। तो ज़रूरत है कि हम लोग बजट डिफेंस को यहाँ पे बढ़ाएं, डिफेंस बजट को यहाँ पे बढ़ाए। साथ ही जो मिलिट्री फार्म्स और जो आर्मी पोस्टल इस्टेब्लिशमेंट है पीस लोकेशन में उसके बारे में बताना है। रीस्ट्रक्चर करना है जो सिविलियन वर्कफोर्स है उसको हम लोग को एक सही तरीके से रीस्ट्रक्चर करना है। साथ ही रिसेंटली जो है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा एक प्रपोजल भी अप्रूव किया गया है कि कैसे हम लोग 9304 जो पोस्ट है MES में यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में उसको कैसे एबॉलिश किया जाए। तो ये भी बातें यहाँ पे इनके द्वारा बताई गई है। तो इतनी चीज़ें आपको बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट रिसेंट जो बॉर्डर कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो पहला है जोजिला टनल प्रोजेक्ट।
तो गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया जा रहा है कि कुछ चेंजेस लेकर आना है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है ना कि कॉस्ट एस्केलेशन को अवॉइड करें, यानी कि ऐसा कुछ यहाँ पे आपका चेंजेस लेकर आना है। जो टाइम टू टाइम हम लोग देखते हैं कि टनल वगैरह जो बनाया जाता है तो उसमें जो कॉस्ट है उस टनल की बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कैसे कम किया जाए इस पर फोकस करना है। जो जिला टनल की बात करें तो इसका एम यही था कि यहाँ पे लेह को श्रीनगर से कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब विंटर की टाइम आती है, जब आपका स्नोफॉल होता है, तो ये जो आपके रोड वगैरह होते हैं ना, कई महीनों तक वो आपके सिल्ड हो जाते हैं, बर्फ़ की बारी से आपका जो है ना वहाँ पे पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं रोड, तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। कई महीनों तक जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल होते हैं वो वहाँ पे खड़े ही रह जाते हैं। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करना है जोजिला टनल का, यही एम है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक जोजिला पास है जो कि श्रीनगर कारगिल लेह वाले नेशनल पार्क में, नेशनल हाईवे में ये आपका लोकेटेड है, और इसकी एल्टीट्यूड आप देखोगे तो 3529 मीटर्स है। और ये पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं विंटर में क्योंकि स्नोफॉल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो जोजिला पास है इसी को ओपन करने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। इसको लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल भी कहा जा रहा है। बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब है कि इस तरीके का टनल होता है, तो यहाँ पे आपका जो है इन और आउट दोनों है, तो ये बाई डायरेक्शनल टनल है, लॉन्गेस्ट है, यानी कि इतना लंबा एशिया में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सो दैट्स वाई ये जोजिला टनल जो प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। सेकेंड, अगर हम लोग ब्रिज की बात करें तो ये है डापोरी जो ब्रिज। ये एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे लोगों का, लॉजिस्टिक का अच्छी तरीके से एक मूवमेंट हो सके, वो भी कहाँ पे, तो चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल वाला एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये डापोरी जो ब्रिज बनाया गया है ये सुबनसिरी रिवर के ऊपर बनाया गया है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही इसको बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा बनाया गया है। ये कोविड-19 जो आपका लॉकडाउन हुआ था जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना था, तो उसी को देखते हुए ये ब्रिज का आपका कंस्ट्रक्शन किया गया है। फिर है कासोवल ब्रिज। तो कासोवल ब्रिज के बारे में बात करें तो अगेन यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाया गया था, और यहाँ पे 484 मीटर परमानेंट ब्रिज को रावी रिवर के ऊपर जो है यहाँ पे आपका ओपन किया गया है, और पंजाब वाले रीजन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अराउंड 35 स्क्वायर किलोमीटर तक यहाँ पे आपको इनक्लेव देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो रावी है ये मेजर ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का, तो ये तीनों याद रखना है आपको, ब्रिज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं इस रिपोर्ट जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा लाया गया है, तो इसको सिप्री रिपोर्ट भी कहते हैं, और सिप्री रिपोर्ट स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें कि रिसर्च होता है। अगर मान लीजिए किसी भी कंट्रीज़ में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, आर्मामेंट है, डिसआर्मामेंट है, आर्म्स कंट्रोल है, क्या ये सारा काम अच्छे से किया जा रहा है कि नहीं, तो उसको यहाँ पे आपका चेकआउट किया जाता है सिप्री के द्वारा। इस रिपोर्ट का टाइटल है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। अब की हाईलाइट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें निकल कर आ रही है। सबसे पहला है कि टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग, यानी कि खर्च कितना हुआ है। अगर हम लोग अपने जीडीपी का देखें तो 2.2% तक का खर्च हुआ है। वर्ल्ड मिलिट्री बर्डन की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग बिगेस्ट स्पेंडर देखें जो कि इस तरीके का आपका इसमें खर्च करते हैं, तो इंडिया की रैंक यहाँ पे थर्ड है, वही यूएसए फर्स्ट है। इंडिया की अगर बात करें तो हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग है साउथ एशिया में, यानी कि हम लोग मिलिट्री वाली चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं। साथ ही मिलिट्री बर्डन अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा कम हुआ है, 2.7 से जो है आज के डेट में 2.4 हो चुका है। रिपोर्ट का टाइटल देखें तो ये है ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2019। इसका की हाईलाइट क्या है कि इंडिया जो है ना वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, यानी कि हम लोग दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा जो है आर्म्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, और सऊदी अरेबिया फर्स्ट नंबर में है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। चाइना की अगर बात करें तो ये 5th पोजीशन में है, पाकिस्तान की बात करें तो 11th पोजीशन में है। इंडिया का जो आर्म्स इंपोर्ट है ना वो दोनों से होता है, रशिया से भी होता है, यूएस से भी होता है, लेकिन आज के डेट में थोड़ा कम हो चुका है। रशिया में 56% है, इसराइल से 14% है, फ्रांस से 12% है, तो ये मेजर सोर्स ऑफ वेपन है जो कि आज के डेट में देखने को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सिप्री के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो हम लोग आर्म्स इंपोर्ट करते हैं वो सेकंड लार्जेस्ट है, और साथ ही साथ हम लोग जो आर्म्स वगैरह रखते हैं, मिलिट्री स्पेंडिंग खर्च करते हैं, तो उसमें हम लोग तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, हाँ, इंडिया का रैंक कितना है एक्सपोर्टर लिस्ट में, एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें 20 ड्रग्स एंड
एनडीपीएस एक्ट 1985। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो इंटायर बैंड है, यानी कि ड्रग मिक्सचर को पूरी तरीके से बैन किया गया है, उसकी क्वांटिटी और साथ ही साथ इसकी प्योरिटी नहीं है कि ये डिटरमाइन करेगा कि किसी भी ऑफेंडर को यहाँ पे पनिश करे, वो भी एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत। पहले क्या था, 2008 था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये नार्कोटिक ड्रग्स का जो मिक्सचर था, सिर्फ यहाँ पे बैंड सब्सटेंस की सिर्फ वेट है जो कि रेलिवेंट थी यहाँ पे, कि कितना यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में है या फिर कमर्शियल क्वांटिटी में है। तो पहले ऐसा था, बट अब क्या है कि यहाँ पे क्वांटिटी, यानी कि जितने भी बैंड यहाँ पे अगर ड्रग मिक्सचर है तो उसकी क्वांटिटी को यहाँ पे देखा जाएगा। तो ठीक है, लेकिन आप लोग को इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, एनडीपीएस एक्ट। इसमें क्या है कि कंट्रोल किया जाता है, और जो यहाँ पे आपका नार्कोटिक ड्रग्स है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, उनको कंट्रोल करना है, सही तरीके से रेगुलेट करना है। साथ ही यहाँ पे पर्सन को भी रोका जाता है कि वो इस तरीके की चीज़ों को, ड्रग्स वगैरह को प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे, कल्टिवेट करे, बेचे, खरीदे, साथ ही ट्रांसपोर्ट करे, स्टोर करे। तो ये सारी चीज़ों को जो है रोका जाता है। यहाँ पे एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी सेटअप किया गया था 1986 में। एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि यहाँ पे जितने भी आपके अथॉरिटीज़ है, कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उनके एक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं कि कोई भी तरीके का जो आपका इलिसिट जो नारकोटिक का ट्रेड होता है अक्रॉस द कंट्री, उनको यहाँ पे देखा जाए। इंडिया की बात करें तो आपको पता है कि ड्रग्स वर्क्स को जो है कंट्रोल करने के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, कि जिससे हमारे यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन ऑफ यूथ है। तो ऐसा ना हो कि ये ड्रग्स वर्क्स का अच्छे तरीके से हमारे यहाँ जो है अगर व्यापार होने लगे और इसको जो है हम लोग परमिट कर दें, तो इससे हमारे यहाँ के यूथ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया जो है ना, इसके सिग्नेटरी है कि हम लोग इस तरीके की चीज़ों को अपने कंट्री में प्रमोट करने से रोकते हैं। एनडीपीएस एक्ट 1985 की बात करें तो इसको जो है ना, यहाँ पे एफोर्सेड जो स्पिरिट है यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन का, तो इसी के साथ इसको भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, देखते कौन कौन सी जगह न्यूज़ में थे। तो सबसे पहले कुरिल आइलैंड है, एक यहाँ पे देखने को मिला है कुरिल आइलैंड में, जो कि रशिया का कुरिल आइलैंड है। यहाँ पे 7.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक था। कुरिल का आइलैंड जो है ना, यहाँ पे वो चेन स्ट्रेचेस है, आपको नॉर्थ अक्रॉस पैसिफिक ओशन से देखने को मिलेगा, जहाँ पे जापानीज़ आइलैंड ऑफ होकाइडो है। सदर्न टिप है रशिया के कामचट्टा, यहाँ पे आपका कामचटका जो पेनिसुला है उससे देखने को मिलेगा। अगर चेन का बात करें तो यहाँ पे 22 मेन आइलैंड है, जिसमें कि वॉल्केनिक एक्टिविटी होती ही रहती है। 30 यहाँ पे स्मॉलर आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे जो यहाँ पे आइलैंड होते हैं उसको आइलैंड्स कहते हैं। और आइलैंड अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका कुरिल आइलैंड था, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। अगर इसी के चेन के पैरेलल देखें पैसिफिक फ्लोर में, तो कुरिल ट्रेंच भी है। ट्रेंच कहने का मतलब है कि सबसे लंबी गहराई, समुद्र में सबसे लंबी गहराई जो होती है उसको हम लोग यहाँ पे जो ट्रेंच कहते हैं। यहाँ पे 4 सदर्न मोस्ट आइलैंड है और डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, जिसको कि चाइना और रशिया के द्वारा क्लेम भी किया जाता है। वादी रम के बारे में बात करें तो वादी रम एक डेजर्ट है जो कि जॉर्डन के साउथ में है, और इसको वैली ऑफ मून भी कहते हैं। वादी रम जो है यह एक हाई प्लेटो में ये आपका सेट किया गया है, जो कि अरेबियन डेजर्ट के वेस्टर्न में है। ठीक है, वादी का मतलब ही होता है यहाँ पे, वादी मीन्स अ बेड और वैली। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना वादियों में जाना, यानी कि यहाँ पे बेड। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन जोन। सो ग्रीन जोन कहने का मतलब ये इराक में है। 2 रॉकेट यहाँ पे जो है ना हाई सिक्योरिटी यहाँ पे हिट किया गया था ग्रीन जोन में। इराकी कैपिटल जो बगदाद है, इसको इंटरनेशनल जोन ऑफ बगदाद भी कहते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इट्स ऑल अबाउट, इतना याद रखिएगा कि ग्रीन जोन है कहाँ। नटूला आइलैंड की बात करें तो आइलैंड है जिसमें कि दोनों, यानी कि सिक्योरिटी और फिशरिंग जो प्रेजेंस है वाटर का, वो बढ़ते आ रहा है, और ये नटूला आइलैंड के चारों ओर देखने को मिलेगा। और लेटेस्ट इंकर्शन है, और ये चाइनीज़ वेजल्स के ही द्वारा यहाँ पे देखने को मिला। तो इंडोनेशिया में ही आपको नटूला आइलैंड देखने को मिलेगा। नटूला आइलैंड जो है 272 आइलैंड, इसमें आर्किपेलागो है ये इंडोनेशिया का, और नटूला सी में ये लोकेटेड है, जो कि पेनिसुला मलेशिया का वेस्ट, और बोर्निया जो कि ईस्ट है उसी से ये घिरा हुआ है। चाइना के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि जो साउथ चाइना सी का यहाँ पे एरिया है वो उसी के अंदर है। तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि नटूना के बगल में जितने भी वाटर है वो उन्हीं के अंदर ही आता है। ठीक है, फिर है अनाक क्राकाटो वोल्केनो। तो ये एक वोल्केनिक आइलैंड है, जो कि वोल्केनिक आइलैंड है, जो कि सुंडा स्टेट में देखने को मिलेगा, जावा और सुमात्रा के बीच में, जो कि इंडोनेशिया में ये देखा गया है। लॉन्गेस्ट इरप्शंस देखने को मिला था, तो याद रखिएगा। ठीक है, एक कैल्डेरा फॉर्म में था। कैल्डेरा फॉर्म कहने का मतलब है कि जैसे वोल्केनो इरप्ट होता है ना, तो वो हवा में ही जब बर्स्ट हो जाता है और ये एक तरीके का होल बन जाता है,
तो इसको हम लोग कैल्डेरा कहते हैं, ठीक है। लार्ज डिप्रेशन बन जाता है ये इरप्ट होने से। उसके बाद है यहाँ पे ग्रैंड इथोपियन रेनाइंसिस डैम, यानी कि ये इथोपिया का, इजिप्ट का और सूडान में आपको देखने को मिलेगा कि इस डैम को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है। इस डैम में आपको देखने को मिलेगा कि 6415 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि ब्लू जो नाइल रिवर है इथोपिया में, तो उसी में ये कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। वाइट नाइल रिवर और ब्लू नाइल रिवर जो दो ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे नाइल रिवर का, ब्लू नाइल रिवर की बात करें तो ये सप्लाई करते 80% जो वाटर है नाइल का, और रेनी सीजन में इनके द्वारा सपोर्ट, मतलब कि इस रिवर से आपका निकलता है। पहले इसको मिलेनियम डैम भी कहते थे, लेकिन बाद में ये जो आप देखोगे कि जब ये कंप्लीट हुआ तो ये लार्जेस्ट डैम ऑफ अफ्रीका बन गया, तो इसलिए ये ग्रैंड इथोपियन रेनाइंसिस डैम के बारे में ध्यान रखना है। फिर है दानुबे ऑर्डर दानुबे ऑर्डर एल्बे कैनल प्रोजेक्ट, तो ये यूरोपियन प्रोजेक्ट है जो कि आप देखोगे कि यहाँ पे दानुबे को कनेक्ट करता है ऑर्डर और एल्बे रिवर्स को, और एक दूसरा नेविगेशन लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जो कि ब्लैक सी से लेकर नॉर्थ और बेल्टिक सीज तक है। हांगकांग की बात करें तो चाइना के द्वारा एक हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ यहाँ पे कानून पास किया गया है, और इस कानून में ये है कि जितने भी क्रिमिनलाइज सक्सेशन है, सबवर्जन है, साथ ही टेररिज्म में फॉरेन इंटरफेरेंस है हांगकांग का, तो उसमें यहाँ पे चाइना के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि चाइना जो है ना अपने खुद के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हांगकांग में भेजेंगे, साथ ही सिटी के खुद के यहाँ पे सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी होगी जो भी ये लॉ है। तो इस तरीके के हांगकांग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया ये चाइना की तरफ से जब ये कानून पास किया गया था। तो कुछ और न्यूज़ देख लेते, छोटे छोटे हैं लेकिन आप लोगों को पता है कि एक बार इस तरीके के भी टॉपिक से जो है ना यूपीएससी में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बन जाता है। तो पहला है यहाँ पे 3 C's इनिशिएटिव, तो ये है क्या? 3 C's इनिशिएटिव देखें तो ये फ्लेक्सिबल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जो कि प्रेसिडेंशियल लेवल में देखने को मिला, और मेनली इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। इसमें 12 यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो एड्रियाटिक, बाल्टिक, ब्लैक सी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, तो ये सारे कंट्रीज़ है जो कि इसके मेंबर है। इसको यहाँ पे बाल्टिक, एड्रियाटिक और ब्लैक सी इनिशिएटिव भी कहते हैं, क्योंकि 3 सी इनिशिएटिव है, तो 3 सी आप लोग को याद रखना है कि ABB है, यानी कि एड्रियाटिक, बाल्टिक और ब्लैक सी यहाँ पे इनिशिएटिव है। फिर है यहाँ पे स्टैंडर्ड इन इंडियन पोर्टल, तो ये है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था, स्टैंडर्ड इन इंडिया, जिससे कि जितने भी फॉरेन टूरिस्ट है ना उनको यहाँ पे हेल्प कर सके, जो कि बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में स्टक हो गए थे। और इसका एम यही है कि एक सिंगल विंडो यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर आना है, जितने भी फॉरेन यहाँ पे टूरिस्ट है तो उनको ग्रांट करे कि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें पहुँचाए और हम उनको अपने कंट्री में सेफली यहाँ पे लेकर आ सके। उसी के साथ ऑपरेशन समुद्र सेतु है, ये सी ब्रिज में आपको देखने को मिलेगा। ये इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था, एक नेशनल एफर्ट्स है जिससे कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको समुद्री रास्ता के थ्रू जो है ना अपने कंट्री में लेकर आया जा सके। इसके अलावा वंदे भारत मिशन है, ये एक आपको देखने को मिलेगा कि एवैक्यूएशन एक्सरसाइज था, जिसमें कि जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं उनको जो बाहर फंस गए थे कोविड-19 लॉकडाउन में, उनको अपने इंडिया में वापस ला सके। तो यहाँ पे पीपल्स है जिनको कि फ़्लाइट से लाया जा रहा था एयर इंडिया से, और यहाँ पे आपका जो है इंडियन नेवी के थ्रू भी लाया जा रहा था। मोर देन 1.5 लाख जो इंडियन स्टैंडर्ड है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपके स्टक हो गए थे, उनको यहाँ पे इंडिया में वापस लाया गया था। मिशन सागर है, इस मिशन के अंदर क्या है कि INS केसरी है जिसको यहाँ पे मालदीव्स, मॉरिशस, सिचलीस और मडागास्कर, कॉमोरोस भेजा गया था फूड आइटम्स पहुँचाने के लिए और कोविड-19 रिलेटेड मेडिसिन यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो मिशन सागर याद रखिएगा। यहाँ पे PM विजन अगर हम लोग देखें तो ये है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट किया गया था इंडिया के द्वारा अपने नेबर कंट्रीज़ को लेकर जो भी रिलेशन है। फिर है उइघुर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि रिसेंटली US के द्वारा जो है उइघुर ह्यूमन राइट पॉलिसी एक्ट 2020 यहाँ पे अप्रूव किया गया था, जिसमें कि कुछ सेक्शंस था कि चाइनीज़ ऑफिशियल को कि वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ले, जो भी उइघुर मुस्लिम को जो ऑपरेशन किया जाता है उसका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ले। तो उइघुर आप लोग देखोगे कि ये मुस्लिम होते हैं, टर्किक इथनिसिटी होते हैं, जो कि चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस में रहते हैं। ये कल्चरली और इथिकली काफ़ी क्लोज होते हैं सेंट्रल एशियन नेशन के। चाइना के द्वारा अगर देखें तो ये एक्यूज्ड है, यानी कि उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया उइघुर रिलीजन के ऊपर, कमर्शियल और कल्चरल राइट्स के ऊपर, और साथ ही यहाँ पे जो है उनको सेपरेट करने का भी यहाँ पे जो है एक आप देखोगे कि सब इंटेंसिफाई किया गया है क्रैकडाउन ऑन सेपरेटिस्ट, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, तो ये रिलीज़ किया गया है UK बेस्ड आपका जो ब्रांड फाइनेंस है उनके द्वारा। इस इंडेक्स में 3 पैरामीटर है कि फैमिलियरिटी देखा जाता है, रेपुटेशन और इन्फ्लुएंस देखा जाता है। टॉप 4 नेशन की बात करें तो यहाँ पे US, जर्मनी, UK और जापान है। इंडिया का रैंक यहाँ पे 27 है। परमानेंट कमीशन फॉर सर्विंग वुमेन इन नेवी, वेरी इंपॉर्टेंट।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि परमानेंट कमीशन जो है अब फीमेल ऑफिसर्स को भी यहाँ पे दिया जाएगा इंडियन नेवी में, और गवर्नमेंट को यहाँ पे कहा गया है कि वो ट्रीट करें मैन और विमेन को इक्वली, वो भी आर्म्ड फोर्सेस में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे रूल किया गया इन फेवर ऑफ यहाँ पे परमानेंट कमीशन फॉर विमेन इन आर्मी भी। पहले भी किया गया था ये आर्मी में, तो अब यहाँ पे इंडियन नेवी में किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये जो आपका परमानेंट कमीशन है, इससे क्या है कि ऑफिसर्स जो है ना नेवी में सर्व कर सकते हैं जब तक वो रिटायर्ड ना हो। जैसे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या था कि यहाँ पे 14 ईयर्स तक वो सर्व कर सकते हैं, लेकिन नेवी में इसमें क्या है परमानेंट कमीशन में कि वो यहाँ पे जो है ना जब तक वो रिटायर नहीं हो तब तक वो यहाँ पे जो है आपका सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। तो गाइज़ हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इकॉनमी को आगे लेकर चलेंगे। तो इकॉनमी के पार्ट्स हम लोग देखने वाले कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो कि 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।